नमस्ते मेरे दोस्तों। आज मैं लेकर आ गई हूँ शरत चंद्र द्वारा रचित नव विधान का पार्ट 3। चलिए शुरू करते हैं। थोड़ी देर में ही गाड़ी शैलेश्वर के घर के दरवाजे पर आकर रुकी। भीतर आते ही पहली मुलाकात हुई सोमेन से। वह कोयले तोड़ने वाली हथौड़ी लेकर चौखट पर बैठा अपनी रेलगाड़ी का पहिया ठीक कर रहा था। उसको देखकर अचानक सब चुप हो गए। उसके माथे पर, गालों पर, छाती पर, हाथों पर अर्थात देह के ऊपरी हिस्से को चित्रित किया हुआ था। गंगा के घाट के पंडों ने सफेद, लाल, पीले रंगों से जगन्नाथ से लेकर राम सीता तक के सबके नाम छाप दिए थे। विभा व्यंग्यात्मक हंसी हंसकर बोली, अच्छे लग रहे हो बेटा, जीते रहो। शैलेश का तो जैसे इनके सामने किसी ने सिर काट दिया हो। स्वभाव से वह शांत व्यक्ति है। किसी भी कारण से शोर शराबा उन्हें पसंद नहीं, मगर बहन का यह व्यंग अचानक उन्हें सहन नहीं हुआ। बेटे के गाल पर जोर से थप्पड़ जड़कर बोले, अभागा पाजी, यह सब कहाँ से करके आया, कहाँ गया था? सोमेन ने रोते रोते जो कहा उससे यही समझ आया कि आज सुबह वह माँ के साथ गंगा स्नान करने गया था। शैलेश उसे धक्का मारते हुए बोले, जा साबुन लगाकर धो ले अभी। तीनों उनकी बैठक में पहुंचे। भाई बहन दोनों का चेहरा बहुत गंभीर था। 1 मिनट तक किसी ने कुछ नहीं कहा। शैलेश के लज्जा से झुके चेहरे को देखकर यही समझ आ रहा था कि इतना ज्यादा हो जाएगा उसने सपने में भी नहीं सोचा था। मगर विभा मुंह से कुछ कहे बिना ही जैसे गर्व से कहने लगी कि ऐसा ही होगा। वह जानती थी, यह तो होना ही था। बात शुरू की क्षेत्र मोहन ने। अचानक वे हंसकर बोले, तुमने तो चाय की प्याली में तूफान ला दिया शैलेश। लड़के को मारा क्यों? तुम लोगों के साथ तो चलना फिरना भी कठिन है। पति की बात सुनकर विभा विस्मय से जैसे पागल हो गई। पति की ओर देखकर बोली, चाय की प्याली में तूफान कैसे? तुमने क्या सोचा वह सब बचपना है? क्षेत्र मोहन बोले, कम से कम भयानक कुछ भी नहीं हुआ, इतना तो मानना ही पड़ेगा। इसका मतलब सीधा है। आज अवश्य ही गंगा स्नान का कोई योग होगा। सोमेन साथ गया, साथ स्नान कर लिया। एक दिन अगर नल के पानी में न नहाकर गंगा जल में नहा भी लिया तो क्या पाप कर दिया, समझ नहीं आता। विभा पति के प्रति गुस्से में भरकर बोली, उसके बाद? क्षेत्र मोहन ने उत्तर दिया, उसके बाद का मामला सीधा है। घाट पंडों से भरा पड़ा है। शायद 1-2 पैसे की उम्मीद में उस बच्चे के शरीर पर उन्होंने चंदन की छाप मार दी। इसमें इतना ज्यादा भड़कने की क्या बात है? विभा ने क्रोध भरे स्वर में पूछा, इसका परिणाम सोचकर देखा है? क्षेत्र मोहन बोले, शाम को हाथ मुंह धोते समय खुद ही साफ हो जाएगा, यही परिणाम है। विभा बोली, ओह बस इतना? तुम्हारे बच्चे होते तो तुम उन्हें ये सब करने देते? क्षेत्र मोहन बोले, जब बच्चे हैं ही नहीं तो ये बहस बेकार है। विभा मन ही मन आहत होकर बोली, बहस बेकार हो सकती है, धोने पर चंदन उतर जाता है जानती हूँ, मगर इसका दाग शायद इतनी आसानी से ना उतरे। बच्चों के भविष्य की ओर देखकर ही काम करना होता है। आज जो भी हुआ वह बहुत गलत हुआ, यह मैं बार बार कहूंगी। अब तुम लोग चाहे जो कहो। क्षेत्र मोहन बोले, तुम लोग नहीं, अकेला मैं। शैलेश ने तो थप्पड़ मारकर धक्का देकर प्रायश्चित कर लिया, मगर मैं ये आशा नहीं करता कि अध्यापक की बेटी एक ही दिन में मेम साहब बन जाएगी। अब जो भी हो, तुम दोनों भाई बहन इसके परिणाम के बारे में सोचते रहो, मैं चलता हूँ। शैलेश चुप थे, बोले, कहाँ जा रहे हो? क्षेत्र मोहन बोले, ऊपर, भाभी के साथ परिचय करके आता हूँ, बात करती है कि नहीं देखूं तो। यह कहकर क्षेत्र मोहन बाहर चले गए। ऊपर जाकर शयन कक्ष के दरवाजे से पुकार कर बोले, भाभी जी नमस्कार। उषा ने पलटकर देखा और सिर ढककर खड़ी हो गई। सोमेन पास बैठकर शायद माँ का काम बढ़ा रहा था। बोला, फूफा जी। उषा पास ही रखी कुर्सी की ओर इशारा करके धीमे स्वर में बोली, बैठिए। उसके सामने 2 अलमारियां खुली पड़ी थीं। जमीन पर बहुत सारे कपड़े, साड़ी, कोट पैंट, जुराबे, टाई इत्यादि का ढेर पड़ा था। क्षेत्र मोहन बैठने के पश्चात बोले, यह सब आप क्या कर रही हैं?
उस ढेर में से सुमेन एक जोड़ा जुराब निकालकर बोला, यह देखो माँ, एक और निकली, बस थोड़ी सी फटी हुई है। उषा ने बेटे के हाथ से उसे लेकर संभाल कर रखा। उसके रखने का तरीका देखकर क्षेत्रमोहन ने चौंक कर पूछा, यह क्या अनाथ आश्रम के लिए रखे जा रहे हैं या कूड़ा साफ किया जा रहा है? क्या कर रही हैं आप? वह तो सोच कर आए थे कि गांव की नई बहू उन्हें देखकर शर्म से छिप जाएगी, मगर उषा के आचरण से ऐसा कुछ प्रकाश में नहीं आया। उसने चेहरा उठाकर नहीं देखा, मगर सहज भाव से उत्तर दिया, सोच रही हूँ इन सबको ठीक करने भेजूंगी। शायद 10 साल तक कपड़े खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक पल चुप रहकर क्षेत्रमोहन बोले, अभी यहाँ कोई नहीं है, जल्दी से एक बात बता देता हूँ। अपनी ननद को देखकर उसके पति के संबंध में कोई अंदाजा मत लगाना। बाहर से मेरा व्यवहार और कपड़े देखकर मुझे फिरंगी मत समझना। मैं पक्का बंगाली हूँ। कोई गंगा स्नान करके आया है, यह सुनकर मुझे उसे मारने की इच्छा नहीं होती। यह बात आपको बताए देता हूँ। उषा चुप रही। क्षेत्रमोहन बोले, एक बात और अकेले में ही कहना चाहता हूँ। सुमेन पर जो मार पड़ी उसे अगर अपने ऊपर लोगी तो यह शैलेश के प्रति अन्याय होगा। वह इतना बेकार नहीं है। उषा ने इस बात का भी कोई जवाब नहीं दिया, चुपचाप खड़ी रही। क्षेत्रमोहन बोले, अब आप बैठ जाइए, मेरे कारण आपका समय नष्ट ना हो। थोड़ी देर चुप रहकर फिर बोले, आप जैसी लक्ष्मी को काम करते देखकर मैं भी घर का कुछ काम सीख लूं। उषा जमीन पर बैठती हुई मुस्कुराते हुए बोली, यह काम लड़कियों का है, सीख कर क्या फायदा? क्षेत्रमोहन बोले, इसका उत्तर मैं आपको दूंगा, मगर आज नहीं। उषा चुपचाप अपना काम करने लगी, मगर कुछ पल बाद बोली, यह सब तो गरीबों के काम हैं। आप लोगों की शिक्षा में तो इसकी जरूरत ही नहीं होगी। क्षेत्रमोहन गहरी श्वास छोड़ते हुए बोले, भाभी जी, बाहरी चमक दमक देखकर अगर आप भी बहकावे में आ गईं, तो हम जैसे अभागों का दर्द समझने वाला इस दुनिया में कोई नहीं बचेगा। मेरा मन कर रहा है कि अपनी छोटी बहन को कुछ दिनों के लिए आपके पास छोड़ दूं। आपके कुछ गुण वह भी अपने साथ ससुराल ले जाए। उषा चुप रही। क्षेत्रमोहन कुछ कहने ही वाले थे, अचानक सीढ़ी के नीचे जूतों की आवाज सुनकर बोले, यह सब ऊपर ही आ रहे हैं। शैलेश की बहन और मेरी बहन की बाहरी वेशभूषा में समानता देखकर यह मत समझना कि उनका भीतर भी एक जैसा है। उषा ने मुस्कुराते हुए गर्दन हिलाकर कहा, शायद मैं पहचान लूंगी। क्षेत्रमोहन बोले, शायद अवश्य पहचान लोगी, मैं जानता हूँ। सीढ़ियों पर जिनकी आहट सुनाई पड़ी थी वह थे शैलेश, विभा और विभा की छोटी ननद उमा। शैलेश और विभा ने कमरे में प्रवेश किया। उमा सबसे पीछे थी। उसने जैसे ही चौखट पर पैर रखा, उसके भाई ने इशारे से उसे अंदर आने को मना करते हुए कहा, जूते उतार कर आओ उमा। विभा पति की ओर देखकर विस्मय पूर्वक बोली, क्यों? क्षेत्रमोहन बोले, इसमें दोष क्या है? पैरों में कांटे भी नहीं चुभने वाले और ठोकर भी नहीं लगेगी। विभा बोली, जानती हूँ, मगर अचानक जूते उतारने की क्या जरूरत आन पड़ी, यही जानना चाहती हूँ। क्षेत्रमोहन बोले, भाभी जी हिंदू धर्म मानती हैं और फिर बड़ों के कमरे में जूते उतार कर आना ही चाहिए। विभा ने पति के पैरों की ओर देखा। सिर्फ बहन को उपदेश देना ही नहीं, उन्होंने खुद भी उसका पालन किया है। यह देखकर उसके तन बदन में आग लग गई। बोली, बड़ों के प्रति तुम्हारा आदर होना अच्छी बात है, मगर इतनी ज्यादती अच्छी नहीं। बड़ों का यह शयन कक्ष न होकर अगर पूजा कक्ष होता तो शायद तुम गोबर खाकर इस कमरे में आते। पत्नी का गुस्सा देखकर क्षेत्र हंसने लगे। बोले, गोबर खाने की रुचि नहीं है, भाभी जी के कारण उसे मुंह में नहीं रख सकता, मगर देवी देवता के साथ कोई बैर नहीं है, इसलिए अकारण उनके कमरे में आकर उत्पात नहीं करता। अच्छा भाभी जी, इस कमरे में तो पहले भी कई बार आया हूँ, मुझे याद है यहाँ एक कारपेट बिछा हुआ था, वह हटा क्यों दिया? उषा बोली, धुलता तो है नहीं, गंदा हो जाता है, शयन कक्ष है। विभा ने व्यंग्यात्मक तरीके से प्रश्न किया, कारपेट बिछे रहने पर क्या कमरा गंदा होता है? उषा उसकी ओर देखकर धीरे धीरे बोली, गंदा तो होता ही है। यह सच है कि ऊपर से वह गंदगी दिखाई नहीं देती, मगर उसके नीचे धूल जमी रहती है। विभा शायद इस बात का विरोध करने के लिए कुछ कहने ही वाली थी, मगर अचानक पति की तेज आवाज सुनकर वह रुक गई।
वे बड़े उत्साह से बोले, बस बस भाभी जी, गंदगी छिपी रहे तो हमारा काम चल जाता है, इससे ज्यादा हमें कुछ नहीं चाहिए। वह चीज आंखों से छिपी रहे, बस हम खुश रहते हैं। क्यों शैलेश, ठीक है ना? शैलेश कुछ नहीं बोले। विभा के गुस्से का अंत नहीं था, मगर अपने क्रोध को संभाला, बहस न करके मौन रही। इन पति पत्नी में सचमुच का स्नेह और प्रीति की कोई कमी नहीं थी, मगर बाहर सांसारिक आचरण में वाद विवाद अक्सर प्रकाश हो जाता था। किसी दूसरे के आगे विभा बहस में हार नहीं मान सकती थी, यही उसका स्वभाव है। इसलिए अक्सर देखने में आता था कि यह मामला बातों बातों में घर पहुंच जाता। इसी डर से क्षेत्र मोहन अक्सर बीच में ही उठकर चले जाते थे, मगर आज उनका भाव ऐसा नहीं था। यह अनुभव करके विभा ने खुद को रोक लिया। असल में क्षेत्र मोहन के मन में उसके लिए आज जरा भी ढील देने की भाव नहीं था। दूसरों की गलती निकालकर कड़वे शब्द बोलना विभा की आदत बन गई थी। अधिकांश क्षेत्र में अशिष्टता के अलावा और कोई नुकसान नहीं होता था, मगर इस निरपराध बहू के पीछे पहले दिन से ही वह कमर कसकर पीछे पड़ गई थी। बिना कोई गलती किए इतने दुख भोगने के पश्चात जिस स्त्री को अचानक पति के घर में स्थान फिर मिल गया है, उसे उस स्थान से हटाने की कोशिश देखकर एक पति के हृदय में दुख और परेशानी भर रही थी, जबकि ये लोग इसके पैरों की धूल के बराबर भी नहीं है। यह सच एक पल में जानकर क्षेत्र मोहन के हृदय में विभा के लिए कोई क्षमा नहीं बची। और फिर यह बात साफ साफ कह देना भी उच्च शिक्षित समाज में कठिन है। जैसे भी हो, सभ्यता के आवरण के बाहर इसे छुपाना ही होगा। क्षेत्र मोहन अपनी बहन से बोले, उमा, मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ। अगर तुम रोज दोपहर को अपनी इस गांव की भाभी के पास आकर बैठ सको तो किसी भी परिवार में तुम्हारा विवाह क्यों ना हो, दुख नहीं पाओगी। उमा मुस्कुराती रही। उषा ने सिर झुकाए हुए कहा, अगर ऐसा हुआ तो बस और क्या, आपके समाज में इसे अकेले रहना पड़ेगा। क्षेत्र मोहन बोले, यह सच है भाभी जी, मगर पति पत्नी सुखी रहेंगे, यह मैं शर्त लगाकर कह सकता हूँ। शैलेश ने विभा को कनखियों से देखा, फिर कहा, शर्त लगाने की जरूरत नहीं है भाई, इतना कहना ही काफी है। क्षेत्र मोहन ने कहा, और जो भी हो, सिर्फ आज की इतनी सी बात भी अगर याद रख ले तो रोज रोज नए मोजे खरीदने से उसके पति को मुक्ति मिलेगी। अब तक विभा चुप थी, मगर और बर्दाश्त न कर सकी, मगर अपने क्रोध को छिपाते हुए हंसने का प्रयास करके बोली, उसको भविष्य में शायद मोजों में थोगले लगाने की जरूरत ही ना पड़े, और लगा भी दे तो शायद उसका पति पहनना ही ना चाहे। अभी से क्या कहा जा सकता है? क्षेत्र मोहन बोले, क्यों नहीं कहा जा सकता, आंख कान खुले रखो तो जरूर कहा जा सकता है। जो सचमुच जहाज चलाता है वह पानी को ऊपर से देखकर समझ जाता है कि कितना गहरा पानी है। भाभी जी ने तो जहाज पर पैर रखते ही समझ लिया था कि जरा सी असावधानी हुई तो पैर कीचड़ में चला जाएगा। इसलिए आपको सहस्त्र धन्यवाद देता हूँ, और शैलेश के पक्ष से तो लाखों करोड़ों धन्यवाद भी पर्याप्त नहीं है। उषा शर्मा कर विनय पूर्वक बोली, अपने घर में अपने पति के हालात समझने की कोशिश करने में धन्यवाद की कोई बात नहीं है क्षेत्र मोहन बाबू। इस बात का उत्तर विभा ने दिया। वह बोली, कम से कम अपनी पत्नी का अपमान करने का काम तो होता ही है, और फिर किसी को उल्टा सीधा करते देखकर शायद उनकी श्रद्धा उसके प्रति कुछ ज्यादा ही हो जाती है। उषा ने सिर उठाकर प्रश्न किया, पति के हालात को समझकर चलने की कोशिश को क्या उल्टा सीधा काम करना कहते हैं ननद जी? क्षेत्र मोहन ने उसी पल कहा, नहीं, ऐसा नहीं होता। धरती पर कोई भी भद्र व्यक्ति ऐसी बात जबान पर नहीं ला सकता, मगर पति की नजर में पत्नी को गिराने की कोशिश को क्या कहते हैं, अपनी ननद से यह पूछ लीजिए। अचानक विभा के मुंह से कुछ नहीं निकला। पागलों की तरह वह एक बार वक्ता की ओर तो एक बार शैलेश की ओर देखने लगी। इतने लोगों के सामने उसका पति उसे इस तरह आघात दे सकता है, उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था। उसके बाद शैलेश की ओर देखते हुए अचानक वह रोने लगी। बोली, इसके बाद तो मैं तुम्हारे घर कभी नहीं आ सकती भैया, तो मैं हमेशा के लिए विदा लेती हूँ। शैलेश व्याकुल हो उठे। उषा अपना काम छोड़कर जल्दी से उठ खड़ी हुई, विभा का हाथ पकड़कर बोली, हमने तो तुम्हें कुछ नहीं कहा। अचानक हालात बुरे हो गए। इस झमेले से उठकर क्षेत्र मोहन बाहर चले गए। विभा ने हाथ छुड़वाकर आंसू पोंछते हुए कहा,
मैं जब आपसे सिर्फ दुश्मनी कर रही हूँ तो फिर इस घर में मेरा प्रवेश करना उचित नहीं है। उषा बोली, मगर ऐसी बात मैंने तो कभी सोची भी नहीं ननद जी। विभा ने ध्यान ही नहीं दिया। आंसू से भीगी आवाज में कहने लगी, आज वो स्पष्ट कह गए, कल शायद भैया भी कह दें। उनके नए परिवार के बीच में कुछ कहना मतलब अपमानित होना। उमा, घर चलना है तो चल। यह कहकर वह नीचे उतरती हुई बोली, भाभी जब नहीं है तो इस घर में कदम रखना भी मेरी गलती है। अब इस घर से सारे संबंध समाप्त हुए। यह कहकर वह नीचे चली गई। शैलेश पीछे पीछे नीचे आकर संकोच पूर्वक बोले, अच्छा मेरी लाइब्रेरी में थोड़ी देर बैठ जा विभा। विभा गर्दन हिलाते हुए बोली, नहीं, मगर मेरी भाभी को भुला मत देना भैया। उनकी बड़ी इच्छा थी कि सुमेन विलायत जाकर पढ़े लिखे। तुम्हें कसम है उसे बर्बाद मत करो। आज मैंने उसे जिस रूप में देखा, अगर उसे यही शिक्षा मिलती रही तो हम समाज में मुंह दिखाने लायक नहीं रह पाएंगे। उसके आंसुओं से विचलित होकर शैलेश मिन्नत करते हुए बोले, तू चल मेरे बाहर वाले कमरे में बैठ बहन। इस तरह चली गई तो मुझे बहुत कष्ट होगा। विभा की आंखों से फिर आंसू बहने लगे। सुमेन के भविष्य को सोचकर या कोई और बात सोचकर पता नहीं, आंचल से आंसू पोंछ कर बोली, मैं कहीं नहीं बैठना चाहती भैया, मगर सुमेन हमारे पिता का अकेला वंशज है, उस पर ध्यान रखना। बिल्कुल ही खुद में मत डूब जाना भैया। यह कहकर वह सीधे बाहर आकर अपनी गाड़ी में बैठ गई। उमा शुरू से चुप थी। अभी भी वह कुछ नहीं बोली, बस विभा के साथ गाड़ी में जाकर बैठ गई। शैलेश साथ साथ वहीं आ गए। बोले, विभा सुमेन को तू ले जा, तेरे अपने बच्चे तो है नहीं, उसे तू अपने हिसाब से पाल ले। विभा और उमा विस्मय से शैलेश की ओर देखने लगे। विभा बोली, क्यों बेकार की बात कर रहे हो भैया, यह तुम नहीं कर सकोगे, तुम्हें करने भी नहीं देगी। शैलेश जोश में आकर बोले, मैं ऐसा जरूर करूंगा, मैंने तुझे यह वचन दिया। विभा संदेह पूर्वक सिर हिलाकर बोली, कर सकते हो तो अच्छी बात है, उसे भेज देना। उसे उच्च शिक्षा देने का खर्चा अगर तुम नहीं उठा सकते तो मैं वचन देती हूँ यह काम मेरा है। यह कहकर उसने उमा की नजरों का पीछा करते हुए देखा। ऊपर बरामदे में खड़ी उषा उन्हें ही देख रही थी। अगले पल ही गाड़ी चली गई। उनके जाने के बाद शैलेश बैठक में आकर बैठ गए। ऊपर जाने की इच्छा भी नहीं हुई, साहस भी नहीं हुआ। उषा ने सारी बातें सुन ली हैं, यह वह समझ गए थे। रात को भोजन लगवाकर पति को बुलवाकर उषा दूसरे दिनों की तरह पास ही बैठी थी। सिर्फ सुमेन आज उसके पास नहीं था, शायद वह सो गया था या फिर कुछ और कर रहा था। शैलेश आए, उनका चेहरा बहुत गंभीर था। ऐसा होना ही था, बेकार के प्रश्न पूछना उषा का स्वभाव नहीं है। आज जो भी हुआ इस विषय में उसने कुछ नहीं पूछा, और जो नहीं जानती उसे जानने का भी कोई कौतूहल नहीं दिखाया। इन कुछ दिनों में पत्नी के इस स्वभाव को शैलेश जान चुके थे। भोजन करने बैठकर उन्हें मन ही मन बहुत गुस्सा आया, मगर उन्हें आश्चर्य नहीं हुआ। थोड़ी देर बाद वो अपनी पत्नी का चेहरा देखने की कोशिश करने लगे, मगर उन्हें विश्वास हो गया कि उषा आज जानबूझकर प्रकाश की ओर पीठ करके बैठी है। रोज की तरह वो आज ठीक से भोजन नहीं कर पाए। जिस कारण आज भोजन में रुचि नहीं थी, वह कारण अलग था। फिर भी कुछ नहीं पूछे जाने पर भी सुना दिया कि जिस चीज की आदत ना हो वह खाना पहनना 2-4 दिन चल सकता है, मगर रोज अगर वैसा होने लगे तब अरुचि अत्याचार का रूप ले लेती है। यह बात तर्क की दृष्टि में जो भी हो, मगर इस मामले में सच नहीं है। जानकर उषा चुप रही। झूठ को झूठ साबित करने की प्रवृत्ति उसकी कभी नहीं रही, मगर इस तरह चुपचाप अस्वीकार करने पर सामने वाले का गुस्सा बढ़ जाता है। इसलिए शैलेश जब सोने आए तो कहने लगे, हमने तुम्हारे प्रति इतने दिनों तक ज्यादती की यह मानता हूँ, मगर इसका अर्थ यह तो नहीं कि आज तुम जो कहोगी तुम जो करोगी वही होगा। इतनी कठोर बात शैलेश पहले दिन भी नहीं कह पाए थे। उषा शायद मन ही मन चौंकी, मगर बस इतना ही कहा कि मैं समझी नहीं। मगर इस तरह विनय पूर्वक कबूल करने पर गुस्सा और बढ़ जाता है। शैलेश बोले, तुम्हें समझना चाहिए था, हमारी शिक्षा संस्कार समाज सब कुछ के उलट इस घर को अगर तुम अपने पिता का घर बनाना चाहो तो हमारे जैसे लोगों के लिए कितनी मुश्किल होगी। सुमेन को कल शायद उसकी बुआ के घर भेजना पड़ेगा, तुम क्या कहती हो?
उषा बोली, उसके भले के लिए अगर ऐसा करना जरूरी है तो जरूर करो। उसके कहने के ढंग में गुस्सा या व्यंग कुछ भी समझ न आने के कारण वह दुविधा में पड़ गए। यह सब वह क्यों कर रहे हैं, इसका कारण उनके मन में दृढ़ और साफ नहीं था, मगर इन जैसे दुर्बल प्रकृति के व्यक्तियों का स्वभाव ही ऐसा है कि वे काल्पनिक मन की पीड़ा और असंगत अभिमान का द्वार पकड़कर एक एक सीढ़ी नीचे उतरते रहते हैं। एक पल मौन रहकर बोले, हाँ जरूरत है, यही सब कह रहे हैं। जो आचार व्यवहार रीति नीति हम नहीं मानते, नहीं मान सकते, उनको लेकर बेकार में ही भाई बहन में विवाद होता है, समाज में हंसी का पात्र बनना पड़ता है। यह मुझे अच्छा नहीं लगता। उषा ने कोई विरोध नहीं किया, अपनी ओर से सफाई देने की चेष्टा तक नहीं की, मगर अचानक एक गहरी श्वास छोड़ी सुनसान कमरे में उसकी आवाज शैलेश के कानों तक पहुंच गई। उषा ने खुद कोई क्लेश नहीं किया था। उसका पक्ष लेकर विभा को जो कुछ कहा गया उसमें से एक शब्द भी उषा ने नहीं कहा था। यह इतना ही सच है कि उसे लेकर इशारा करना भी ठीक नहीं और उसे भुलाया भी नहीं जा सकता। क्षेत्र मोहन की गलती की सजा किसी और को नहीं दी जा रही, इसमें प्रतिहिंसा का कुछ नहीं है। इसी बात को प्रमाणित करने के लिए वह फिर बोले, जिसे विलायत जाकर पढ़ाई करनी है, जिस समाज में उसे उठना बैठना है, बचपन से ही उसी माहौल में पलना अच्छा है। बचपन उसके उलट माहौल में काटने देना उसके प्रति अन्याय होगा। यह कहकर एक पल उत्तर का इंतजार करके बोले, इस विषय में तुम्हारे पास कहने को कुछ नहीं है, यह और बात है, मगर चुप रहकर गहरी सांस छोड़ना जवाब नहीं होता। सब कुछ सोच समझकर ही सोमेन के संबंध में हमने यह फैसला लिया है। सोमेन पास ही सो रहा था। इस घर में दूसरी कोई औरत ना होने के कारण जब से उषा आई है तब से वह उसे अपने साथ सुलाती है। उस सोते हुए बच्चे के माथे पर स्नेह पूर्वक अपना बायां हाथ धीरे से रखकर बोली, तुम जो भी फैसला लोगे बेटे के कल्याण के लिए ही लोगे, इसके सिवा और कोई क्या सोच सकता है। ठीक है, तुम यही करो। बिजली की बत्ती बुझाकर कमरे के एक कोने में तेल का दिया टिमटिमा रहा था। उस हल्के से प्रकाश में अपने बिस्तर पर बैठकर शैलेश थोड़ी सी दूर बिस्तर पर लेटी उषा के चेहरे को देखने की कोशिश करके बोला, और फिर वह सुमेन की पढ़ाई का सारा खर्च भी देगी। यह कोई मामूली बात नहीं है। उषा की आवाज में उत्तेजना प्रकाशित नहीं होती थी। शांत भाव से बात करना ही उसका स्वभाव है। बोली, नहीं, यह नहीं हो सकता। मेरे बेटी की पढ़ाई का खर्चा मैं उसे नहीं देने दूंगी। शैलेश बोले, उसके लिए बहुत रुपए चाहिए होंगे। उषा वैसे ही शांत स्वर में बोली, जरूरत होगी तो देने पड़ेंगे ही, मगर अब तुम और रात काली मत करो, सो जाओ। अगले दिन दोपहर के बाद शैलेश कॉलेज और क्लब से घर लौटे तो खाने की परिचित खुशबू से विस्मित होकर, रोमांचित होकर अपने पढ़ाई वाले कमरे में पहुंचे। थोड़ी देर बाद चाय और नाश्ता लेकर जो व्यक्ति आया, शैलेश ने देखा वह मुसलमान था। रात को भोजन कक्ष की बत्ती जली। सजी हुई मेज देखकर शैलेश मन ही मन अस्वीकार नहीं कर पाए कि इसके लिए उनका मन सचमुच व्यग्र और व्याकुल हो उठा था। डिनर शुरू हुआ ही था कि उषा आई और पास ही कुर्सी पर बैठ गई। शैलेश का मन प्रसन्न था। मजाक करते हुए बोले, कमरे में आओगे तो जाति नष्ट नहीं हो जाएगी। शास्त्रों में लिखा है कि सूंघने पर आधा भोजन करना हो जाता है। उषा हंसकर बोली, तुम्हारी यह बात ठीक नहीं है। जिस शास्त्र को तुम मानते ही नहीं उसकी दुहाई देना नहीं जचता। शैलेश भी हंसे, बोले, ठीक है, हार मान ली। मैं शास्त्र की दुहाई नहीं दूंगा, मगर तुम ही भाग मत जाना। एक बात सच है कि सौभाग्य से कल मैंने तुम्हें कहा था, इसलिए तो आज ऐसी चीज भाग्य को मिली। ठीक कह रहा हूँ ना उषा? मगर इससे क्या खर्च बढ़ जाएगा? उषा गर्दन हिलाकर बोली, नहीं, किसी चीज को बेकार ना करो तो कहीं खर्चा नहीं बढ़ता। अगले महीने से मैं खुद ही यह सब करने की सोच रही थी, मगर इतना ध्यान रखना कि चीजें बेकार ना हो। मेरे खर्चे के हिसाब में जैसे लिखा है वैसे ही चले, होगा ना? शैलेश चकित होकर बोले, क्यों नहीं होगा? उसी पल उषा इस बात का उत्तर नहीं दे पाई। कुछ देर चुप रहने के बाद अचानक चेहरा उठाकर पति की ओर देखकर बोली, कल सारी रात सोच सोचकर मैंने जो तय किया है उसे बदलने का आदेश मत देना, बस तुमसे इतनी ही प्रार्थना है। शैलेश ने भीगे हृदय से कहा,
मैंने ऐसा कभी भी करने की कोशिश नहीं की उषा। मैं जानता हूँ तुम्हारे सिद्धांत तुम्हारे ही योग्य हैं। वह इधर उधर नहीं होते, होने भी नहीं चाहिए। मैं कमजोर हूँ, मगर तुम्हारा मन मजबूत और दृढ़ है। अपने पति के चेहरे पर से नजरें हटाकर उषा धीमे स्वर में बोली, सचमुच और कुछ नहीं हो सकता? मैंने बहुत सोचा। शैलेश ने समझा यह बात सोमेन के विषय में है। हंसकर बोले, भूमिका तो बहुत हो गई, अब क्या सोचा यह बताओ। मैं कसम खाता हूँ कि तुम्हें मैं अपना फैसला बदलने के लिए नहीं कहूंगा। उषा मिनट भर चुप बैठी रही, फिर बोली, भैया के परिवार में मेरा जीवन कट रहा था, कोई विशेष कष्ट नहीं था। कल मैं फिर उन्हीं के पास चली जाऊंगी। उनके पास जाओगी? कब लौटोगी? उषा बोली, मुझे माफ कर दो, मैं लौट नहीं सकती। मैंने बहुत सोच विचार कर देखा कि मैं यहाँ नहीं रह सकती। यही मेरा अंतिम फैसला है। यह सुनकर शैलेश तो जैसे पत्थर के हो गए। उनके हृदय में जैसे घूंसे पड़ रहे हो, जैसे कोई कह रहा हो कि लोहे के दरवाजे बंद हो गए, उन्हें तोड़ने की हिम्मत इस दुनिया में किसी में नहीं। अगली वीडियो में मैं आपको मिलूंगी पार्ट 4 के साथ। तब तक सुनते रहिए।